आलम इस्लाम, मेरी तमाम इस्लामिक ममालिक से जो है वो अपील है कि प्लीज़ आप सब लोग एक पैनल पर इकट्ठे होकर भारत की तमाम चीज़ों का बाइकाट करें। जब तक इस्लाम जो है वो यकजा नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, तब तक भारत को समझ नहीं आनी कि कश्मीरियों पर जो है वो मजालिम किस तरह रोके जाएं। और भारत ने इस वक्त जो है, क्योंकि भारतीय तो ये चाहते हैं, और भारत की तो ये मोदी सरकार की तो ये शुरू से ही कोशिश है कि कश्मीर जो है वो किसी तरह उनके हाथ आ जाए और किसी तरीके से कश्मीरी जो है वो खुद ही इस चीज़ को जो है वो तस्लीम कर लें। लेकिन वो निहत्ते बेचारे मजलूम कश्मीरी किसी हाल भी जो है वो मतलब उनके पास कुछ साजो सामान नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है लड़ने के लिए। उसके बावजूद भी वो अपने डिटर्मिनेशन से, अपने ईमान की ताकत से जो है वो फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि यौम शोहदाए कश्मीर जो है वो आज क्यों मनाया जाता है, इसको क्यों आज हम जो है यौम शोहदाए कश्मीर के हवाले से रिलेट करते हैं। जुलाई 1931 को श्रीनगर की सेंट्रल जेल के सामने डोगर अफवाज ने 22 कश्मीरियों को शहीद किया था। और आज कश्मीर भर में हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की अपील पर कश्मीर समेत 130 बैरूनी ममालिक में शोहदाए कश्मीर की याद में रैलियां निकाली जा रही हैं। और आगे जाहिर बात है कि अभी सुबह का आगाज़ हुआ है, सारा दिन जो है वो ये रैलियां जो है वो निकाली जाएंगी। और आज भी मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म और तशद्दुद की भरपूर मुजम्मत और एहतजाज किया जा रहा है। कश्मीरी मुजाहिद आज इस अज़्म की तजदीद कर रहे हैं कि भारतीय मुजालिम के सामने वो ना झुके हैं और ना आइंदा कभी झुकेंगे। उनके हौसले बुलंद हैं और वो बगैर किसी हथियार के, जो निहत्ते कश्मीरी हैं, वो अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी पावर से, अपनी ईमान की ताकत से, अल्लाह और उसके रसूल के साथ से लड़ रहे हैं। आज भी अपनी जानों के नजराने जो है वो दे रहे हैं। और इस तरह से भारतीय मजालिम और बर्बरियत का वहाँ पे बाजार गर्म है कि कोई, किसी को कुछ नहीं पता, कोई अक़वाम मुत्तहिदा, कोई जो है वो आलम इस्लाम, सब सोए पड़े हैं। और आज जो है वो इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें इस तरह से जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों को इस दुनिया से जो है वो रुखसत होना पड़ा, और इतनी अजियत और तकलीफ में कि जुल्म की दास्ताने रकम हो गई कश्मीर से। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का भी आप लोगों ने जो है वो न्यूज़ जो है वो सुनी कि एक बच्चे के सामने किस तरह उसके नाना को जो है वो गोलियों से शहीद कर दिया गया। तो ये मामलात और ये हालात जिस जगह हो रहे हों, वहाँ की कैफियत कितनी तकलीफदेह होगी, मामलात कितने जो है वो संगीन होंगे। अगर एक लम्हे के लिए हम ये सोचें कि हमें घर में मैसूर कर दिया जाए और हम बाहर ना निकले, इस लॉकडाउन में जो लोग घर में रहे, जो लोग बाहर नहीं निकले, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक जगह कैद रहने की तकलीफ, अजियत और मेंटल कंडीशन एक इंसान की क्या हो जाती है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें और थोड़ी देर के लिए हम जो है ये यौम शोहदाए कश्मीर के हवाले से जो है वो अपनी दिमाग में, अपनी आंखों में वो मंजर लेकर आएँ कि जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, तो शायद हम ये इंसाफ कर सकें कि आज हम कश्मीरियों के साथ तो खड़े हैं, लेकिन सिर्फ हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, सब कुछ करके भी, आवाज़ बुलंद करके भी, वहाँ पे होने वाले मजालिम, होने वाला सख्त से सख्त जुल्म कि जिसकी इंतहा हो चुकी है, उसको भी पाकिस्तान जो है अपनी आवाज़ बुलंद करके बार बार रोकने की कोशिशों में जो है वो है। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भी हर पैनल पे कश्मीर की बात की, कश्मीर की आवाज़ उठाई, पूरी दुनिया ने साथ मिलकर जो है वो लब्बैक कहा। लेकिन उसके बावजूद भी हम कश्मीर में जुल्म और ज़्यादती को नहीं रोक सके। शायद अब हमें इससे कुछ आगे बढ़ के करने की ज़रूरत है। शायद अब समझने और समझाने की जो मामलात हैं वो बहुत दूर निकल चुके हैं। इसलिए आज यौम शोहदाए कश्मीर, जो कश्मीरियों की निजात जिसमें बहुत ज़रूरी है, और आज हमें ये अहद करना है कि हमें कश्मीरियों को इन जुल्म से, इस बर्बरियत से जो है वो निजात दिलानी है। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आती है, या जो किसी भी एक शख्स के जहन में आती है जो थोड़ी बहुत भी जो है वो कश्मीरियों के लिए जो है वो मोहब्बत या जज्बा रखता है, वो यही समझ सकता है कि पूरी आलम इस्लाम को इस वक्त एक होने की ज़रूरत है। तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ जितनी भी हैं, उनके सरबराहान से मेरी रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम के थ्रू कि आप प्लीज़ एक पैनल पर आइए और कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करनी, अब कश्मीर के लिए कुछ करना है, वरना वहाँ पर इसी तरह ये लाशें गिराए जाएंगे और वहाँ पर इसी तरह ये जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ जो है भारतीय फौज जो है वो तोड़ती रहेगी और भारतीय फौज की बर्बरियत वहां पे कायम रहेगी, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम एक स्टेप नहीं उठाएंगे। तो आज जरूरत इस चीज की है कि एक
जब नाम नेहाद ऑपरेशन के दौरान जो है निहत्थे कश्मीरियों को शहीद किया जाता है तो ये लोग जो है वो भारतीय फौज जो है वो घरों में घुस जाते हैं, लोगों पे तशद्दुद करते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, बड़े बड़े हुर्रियत रहनुमाओं को जो है वो घरों से उठाकर ऐसी जेलों में जाकर फेंक दिया जाता है जहां पर उनके साथ जो है वो अजियतनाक सलूक किया जाता है कि वो किसी तरीके से इस तहरीक से बाज आ जाए, किसी तरीके से वो कश्मीर के लिए आवाज बुलंद करने से बाज आ जाए। तो ये आवाज तो तब तक निकलती रहेगी जब तक जो है वो सांस बाकी है। और हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब के कहने पर जो है वो आज तमाम पूरी दुनिया में 130 ममालिक भी जिसमें शामिल हैं और साथ ही साथ जो है वो और भी लोग जो ये जज्बा और मोहब्बत कश्मीरियों से रखते हैं, तो यौम शहदाए कश्मीर के तौर पर जो है वो आज रैलियाँ भी निकाली जाएंगी और इस चीज़ का इजहार भी किया जाएगा और हम यकजहती का इजहार भी करते हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों से। शायद हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात और परेशानियाँ जो है वो हल करे। इसके साथ ही जनाब आज की अपडेट्स की तरफ जो है वो चलते हैं कि आज की हमारी अपडेट्स जो है हमारे पास क्या है, क्या हो रहा है इन प्रोसेस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या कह रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, क्या कहते हैं उनकी काबीना। तो ज़रा नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले जनाब बिजली मंसूबों की बात कर लें तो बिजली मंसूबों से 8000 मुलाजमतें मिलेंगी और इक्तसादी तरक्की के लिए गैर रिवायती इकदाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ये कहा है और वो कहते हैं कि इससे 1800 मेगावाट बिजली और 8000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं आज़ाद वतन मंसूबा 2 अजला में तामीर होगा और इक्तसादी तरक्की के लिए गैर रिवायती इकदाम की ज़रूरत भी है। तामीरात के शोबे के लिए एक हकीकत पर मबनी पैकेज का ऐलान किया गया है। अब ये जो बिजली के मंसूबे लगाए जा रहे हैं ये खुशाइन बात है क्योंकि बिजली का एक शॉर्टफॉल जो आ गया है कि जगह जगह पे लोड शेडिंग हो रही है, बिजली का मामला जो ख़राब हो रहे हैं, जैसे जैसे जो है वो मौसम जो है वो मानसून की तरफ जा रहा है और बारिशें और ये दूसरी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। वैसे ज़ाहिरी बात है कि अगर बारिश हो जाए तो काफ़ी इलाकों में जो है वो बिजली गायब हो जाती है और फिर बिजली नहीं आती है। तो इस तरह के मंसूबे लगाने से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि 8000 मुलाजमतें मिलेंगी और साथ ही जो है वो इक्तसादी तरक्की के लिए गैर रिवायती इकदाम की भी ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। और इस तरह के जो है वो गैर रिवायती इकदाम जो है वो होते रहने चाहिए और यह हकीकत पे मबनी पैकेज का जो है वो ऐलान किया है। बेहतर होगा कि इससे जो है वो बिल्कुल इसी तरह हो कि जिस तरह हमें बताया जा रहा है। इसके अलावा जनाब हम अपनी अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और अगली अपडेट हमारे पास क्या है कि वज़ीर आज़म की ऑफर, बिल्डर्स 31 दिसंबर तक फ़ायदा उठा लें। शिबली फराज साहब ने जो है वो ये कहा है कि तामीरात से 40 सनतें वाबस्ता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं वज़ीर आज़म की पॉलिसियों का महवर गरीबों की फलाह बहबूद है। बिल्डर्स 31 दिसंबर से पहले वज़ीर आज़म की पेशकश का फ़ायदा उठा लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तामीरात के शोबे में 40 सनतें वाबस्ता हैं। हुकूमत का काम सरमायाकारों को सहूलतें फराहम करना है। बैंक निजी कर्जों में से 5% तामीरात के शोबे को देने के पाबंद होंगे। तो एक अच्छी ऑफर है और वज़ीर आज़म की ऑफ़र जो है इसे बिल्डर्स जो है 31 दिसंबर तक फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये गरीबों के लिए जो ये मामलात किए जा रहे हैं, सबसे पहले 50 लाख घर देने का जो है वो वादा किया गया था। आपको पता है कि ये चीज़ सब चीज़ें जो है वो हुई थी और इस वादे के तौर पर जो है वो अब इस वादे की तकमील का जो है वो पहला प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है और बिल्डर्स को भी ये कह दिया गया है कि सस्ते घर की जो ये स्कीम जो है वो शुरू की जा रही है, आम आदमी से इसका स्टार्ट है कि एक आम आदमी, एक जॉब करने वाला शख्स जो है वो भी अपना घर जो है वो बना सके। तो वज़ीर आज़म के इस विजन के मुताबिक जिस तरह से वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने ये सोचा है, उनकी काबीना जो है वो अगर इसमें अमल दरामद कराने में कामयाब हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा मंसूबा होगा पाकिस्तान के लिए और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे मुलाजमतों के दरवाजे तो खुलेंगे ही खुलेंगे, लेकिन एक आम आदमी को अपना घर मुयस्सर आ जाएगा जो किराएदार हैं, जो किराए पर रह रहे हैं। और लॉकडाउन की सूरत हाल में बहुत मामला जो है वो ख़राब हुए, लोगों के जो है वो लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया गया। बड़ी बड़ी फैमिलीज़ को मैंने देखा सड़कों पर बैठी जो है वो नज़र आई, मालिक मकानों ने ताले लगा दिए। तो अगर इस तरह से हो जाए कि ये अपने घर की स्कीम्स जो बन रही हैं इससे एक आम आदमी को वाकई फ़ायदा और एक आम आदमी अपना घर बना ले तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं जनाब। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। जी हाँ, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ 10 लाख हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात जो है वो सामने आई है और ये पाकिस्तान जो है दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से जो है वो बन चुका है। जुलाई 1950 से जुलाई 2020 तक पाकिस्तान की आबादी में 6 गुना इजाफा हुआ और सालाना शरह पैदाइश 2.8% से भी ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने यह साबित किया है।
जी हाँ, पाकिस्तान चलें किसी लेवल पे तो जो है वो आगे आया और 5वें नंबर पे आया, किसी और उसमें नहीं। मामलात में तो चलें आबादी के लिहाज से, क्योंकि आबादी तो रोकना जो है वो नामुमकिन सी बात है पाकिस्तान में। और आबादी के लिहाज से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, जहाँ मसाइल ज़्यादा हैं, जहाँ आबादी ज़्यादा होगी वहाँ मसाइल भी ज़्यादा होंगे, वहाँ वसाइल कम होंगे, जहाँ आबादी कम होगी वहाँ पे वसाइल ज़्यादा होंगे और मसाइल कम होंगे। लेकिन इतनी सारी आबादी को साथ लेके चलना ये बड़ी बात है एक हुकूमत के लिए, जो भी हुकूमत इन प्रोसेस काम कर रही है। इतनी सारी आबादी को जो है वो कंट्रोल करना, उनको फैसिलिटेट करना इतना आसान काम नहीं है। और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक जो है पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ 10 लाख हो गई है, और ये एक बहुत बड़ी ह्यूज जो है वो आबादी है, छोटी मोटी बात नहीं है। अब दुनिया को भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो बस देखना पड़ेगा, तो बड़े सोच समझ के, क्योंकि इतनी आबादी वाले ममालिक जो हैं वो उनकी तरफ ज़रा लोग सोच समझ के जो है वो देखते हैं, घबरा भी जाते हैं। इसके अलावा जनाब एक ख़बर जो है वो हम आपके साथ जो है वो शेयर करते चलें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है कि आया सूफिया को दोबारा मस्जिद बनाना जुर्रतमंदाना इकदाम है। परवेज़ इलाही की तरफ से जो है वो ये बयान सामने आया है। खिलाफत उस्मानिया के दौर की याद ताज़ा हो गई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं। आया सूफिया को दोबारा मस्जिद बनाने पर चौधरी परवेज़ इलाही का तुर्क सदर को खराजे तहसीन, इकदाम को जुर्रतमंदाना करार दे दिया। कहा खिलाफत उस्मानिया के दौर की याद ताज़ा हो गई और तमाम उम्मत मुसलमा में खुशी की लहर दौड़ गई है। अच्छा, ये आया सूफिया जो है ये एक म्यूज़ियम है, और इसमें तो तुर्क सदर को जो है उन्होंने एक अहम फैसला लिया है कि इसको मस्जिद में जो है वो तब्दील कर दिया जाए, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है उनको खराज तहसीन पेश किया है, और उन्हें कहा है कि ये एक जुर्रतमंदाना फैसला है, क्योंकि इसके बिहाफ पे क्योंकि बहुत से आलमी उनको प्रेशर था और ये कहा जा रहा था कि इसको मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अब तुर्क सदर ने जो है वो बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लिया है और इसको मस्जिद में तब्दील किया जा रहा है। पूरी दुनिया को ये बात जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो समझ में आ रही है। कुछ ममालिक के लिए जो है वो इसको एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान से चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो इस इक़दाम को जो है वो बहुत अप्रिशिएट किया और तुर्क सदर को खराज तहसीन भी पेश किया है। तो ये एक अच्छी बात है कि आया सूफिया को दोबारा मस्जिद बनाना जो है बनाया जा रहा है, और इसको दोबारा से रिन्यूट किया जाएगा, और पूरे प्रॉपर तरीके से जो है वो इसको देखेंगे कि कितनी खूबसूरत जो है वो मस्जिद बन के जो है वो सामने आती है। इसके अलावा जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो आपको जो है वो अपडेट देते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेस का मीरनशाह में ऑपरेशन और 4 दहशतगर्द हलाक। मीरनशाह ऑपरेशन में पाक फौज के 4 जवान जामे शहादत नोश कर गए। ये 4 वो नौजवान हैं हमारे पाक फौज के कि जिन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ, 4 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में पाक फौज के 4 जवान भी शहीद हुए, और शोहदा में सिपाही मोहम्मद इस्माइल खान, मोहम्मद शहबाज, यासीन राजा, वलीद अहमद और मोहम्मद रिजवान खान शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जो है वो जनाब इलाके को क्लियर करार दे दिया गया है, और ये हमारे जो बहादुर फौजी हैं इन्होंने जामे शहादत नोश किया है और अपनी मुल्क के लिए जो है वो उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। हम इनको सलाम पेश करते हैं। इसके अलावा जनाब बताएं कि चीन में क्या हो रहा है। चीन में हो ये रहा है जनाब कि चीन में मूसलाधार बारिशें शुरू हो गई हैं, फसलें तबाह और सड़कें बैठ गई हैं। जी हाँ, और सुबह सिचुआन में सूरत हाल ख़राब है। लैंडस्लाइडिंग, मुतअद्दिद इमारतें मुंदमंद हो चुकी हैं, और चीन में मूसलाधार बारिशों से जो नुकसानात हुए हैं, आप ये फुटेज हमारी स्क्रीन पर भी जो है वो देख सकते हैं कि सिचुआन में सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है, सड़कें बैठ चुकी हैं, दरियाओं की सतह में इजाफा हो चुका है, लाखों एकड़ पर फसलें तबाह हो गई हैं, कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और मुतअद्दिद इमारतें जो है वो मुंदमंद हो गई हैं, यानी कि गिर गई हैं। तो ये मामला जो हालात जो है वो चीज़ें जो है वो हो रही हैं, ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर जाती हैं। बारिश अब इतनी हुई है कि सड़कें बैठ गई हैं चीन में, जो ये हालात हो गए हैं। तो अभी पाकिस्तान में जो है वो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और ये कराची से होता हुआ ये जो सिस्टम है वो लाहौर तक जी पहुंच गया है, और लाहौर में भी जो है वो कल से बारिशों का सिलसिला हो रहा है। लेकिन जो चीन के हालात हुए ये आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन है वहाँ पर। इस पानी को रोकना जो है वो मुश्किल हो गया है। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी भी मुल्क में इस तरह की जो है वो इमरजेंसी सूरत हाल हो जाए तो इससे निपटना इतना आसान काम नहीं होता। उसमें बहुत ज़्यादा तबाही होती है, जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सड़कें बैठ जाएँ तो आपको पता है कि उसको रेनोवेट करने में, दोबारा बनाने में कितना टाइम लग जाता है। तो चीन पर तो बहुत मुश्किलात जो है वो आई हुई हैं। इस वक्त चीन जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर क्राइसिस भी नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ चीनी लोगों को दाद देती हूँ कि लद्दाख में भारत से लड़ रहे हैं, यहाँ बारिश के पानी की जो है वो सिलसिला है, कोरोना वायरस है और हालात और मामलात है। तो बहरहाल
जो है वो मामला आसानी की तरफ जाएं और सारी चीज़ें जो है वो ठीक हों। ये तो थी आज की अपडेट्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। एक दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी आपके साथ जो है वो शेयर कर लूँ कि हमारे पास जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती हैं पूरी दुनिया से कि क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, क्या मामलात हो रहे हैं और क्या नया बन रहा है, किन चीज़ों से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो होती हैं इनको अजीबो-गरीब खबरें भी कहा जाता है ना, कि अजीबो-गरीब बात होती है कि जिसपे इंसान की अकल जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो ये सोचती है कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है, हम आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि दुनिया की सबसे सस्ती बरकी कार इंट्रोड्यूस करवा दी गई है और कीमत इसकी सिर्फ $930 है। इस कार का नाम चिंगली रखा गया है और इसे चिंग जो साइली कार इंडस्ट्री ने तैयार किया है। दुनिया भर में लोग बरकी कारों की जानिब मतवज्जा हो रहे हैं और इस वक्त चिंगली कार का चर्चा आम है, जिस पर ऑनलाइन बात की जा रही है। पाकिस्तानी रुपयों में इसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए बनती है। और ये आप देख लें कि ये चिंगली कार जो है छोटी सी गाड़ी है, मेरा ख्याल है 2 सीटर नहीं, पीछे भी इसके सीट है, 2 सीटर गाड़ी है और पीछे भी जो है वो 2 लोग जो है या एक बंदा जो है वो बैठ सकता है। बहरहाल इट्स रियली इंटरेस्टिंग। और ये अगर सड़क पे जा रही हो छोटी सी कार तो इसको ये इंटरेस्टिंग ही लगेगी। और ये ज़्यादा जेब पर भारी भी नहीं है। पाकिस्तानी जो है वो 1, 1.5, 2 लाख में जो है वो आप इस गाड़ी को जो है वो ख़रीद सकते हैं। और चाइना में एक बात बड़ी अहम है कि जितनी मर्जी प्रॉब्लम में हो, तकलीफ में हो, लेकिन वो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। पूरी दुनिया में जो है वो उनकी चीज़ों की डिमांड जो है वो रोज़ बरोज़ इसीलिए बढ़ती है कि एक तो कम कीमत होती है और दूसरे जो है वो चले साल तो चली जाती हैं। तो जनाब ये जो जेब पर भारी नहीं है, इसकी कीमत गाड़ी के अंदर दीगर लवाजमात भी हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें एयर कंडीशनिंग भी है, सस्पेंशन और रेडियो रिवर्स कैमरा भी लगा हुआ है। लेकिन इसकी हैरत अंगेज बात यह है कि आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपके घर पहुंचा दी जाएगी। कैसी बात है, अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ये आपके घर तक पहुंच जाएगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में ये सर्विस जो है वो कितनी फास्ट काम करती है और आप इसे चीन से कितनी जल्दी जो है वो मंगवा सकते हैं। बहरहाल बहुत सस्ती गाड़ी है और जिनके पास गाड़ी नहीं है उनके लिए तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी नेमत है। तो इसके अलावा जनाब अगली हम जो है वो खबर की तरफ चलते हैं। अहम चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। रूसी हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा गाँव के गिर्द खंदक खोद डाली है। जी हाँ, मुकामी और रूसी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि शायद ये वबा एक किस्म के त्यौहार से फैली है जिसे शामान कहा जाता है। इन रसूमात में लोग रूहों और गैर अर्जी मखलूक़ात से रब्ता करते हैं और शायद शोलोटा गांव के लोग इस रस्म में मुलव्विस रहे हैं। ये गांव साइबेरिया की मशहूर झील बैकल से 30 किलोमीटर दूर है, जहां सिर्फ 390 अफराद ही रहते हैं। पहले यहाँ 37 अफराद को कोरोना का मर्ज जो है वो लाहक हुआ और इसके बाद गांव से बाहर के मजीद 95 अफराद को कोरोना के शिकार हो गए। तो जी हुकूमत ने क्या किया कि इनके गिर्द जो वबा का खौफ तेजी से फैल रहा था, उन्होंने जनाब खंदक खोद डाली है और दरमियान में जो है वो एक रास्ता बना दिया है ताकि जो है ना वो कोई मामला जो है वो हो ही ना। अच्छा, इस तरह भी है तो ठीक है। फिर ये मतलब वहाँ उस गांव में कोई जा ही ना पाए। उस गांव के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जो है वो मशहूर हैं कि वहाँ पे रूहों को बुलाया जाता है, मुख्तलिफ जो है वो कुव्वतों को जो है बुला के उनसे बातचीत की जाती है। इस तरह जो है वो ये मतलब इस चीज़ से जो है वो कोरोना फैला। लोगों के मुख्तलिफ सोच हैं, हर मुल्क की अपनी अपनी जो है वो सोच और जाविये हैं और उस हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं कि जी शायद कोरोना यहाँ से आ गया, शायद कोरोना यहाँ से आ गया। लेकिन कोरोना जहाँ से आया, कोरोना तो आया वहीं से है और पूरी दुनिया को जो है वो मुश्किलात में जो है वो डाल दिया है। बहरहाल जी, एक और आपके लिए जो इंटरेस्टिंग खबर ये है कि बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू क्यों आती है। मैं आपको हैरत अंगेज जो है मालूमात देने लगी हूँ। अक्सर जो गीली गीली मिट्टी होती है उसकी खुशबू बड़ी प्यारी लगती है और वो मिट्टी की खुशबू क्यों आ रही होती है मैं आपको बताती हूँ। बारिश का सुहाना मौसम और टिप टिप बरसती बूंदें इंतहाई हसीन मंजर पेश करती हैं और दिलो दिमाग को ताजगी तो फराम करती ही हैं, लेकिन बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है वो मज़ीद मौसम को और आपके माइंड को जो है वो थोड़ा सा जो है वो अच्छा सा कर देती है, माइंड में जो है वो खूबसूरती में इजाफा कर देती है। बारिशों की एक बूंद पड़ते ही सारा माहौल मिट्टी खुशबू से मुअत्तर हो जाता है और ये कुदरती तौर पर एक परफ्यूम की जो है वो सिचुएशन हो जाती है। बारिश के मौसम में फैलने वाली इस खुशबू को पेक्टोरियल कहा जाता है, जो कि एक्टिनोमोसिस्ट नामी बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी ये खुशबू होती है और ये बैक्टीरिया मिट्टी में होता है और ये बैक्टीरिया इस वक्त मिट्टी में अपनी नशोनुमा पाता है जब इसे नमी और हरारत दोनों एक साथ मिलती हैं। इनकी जिसामत जो है वो हल्की होती है और बारिशों के मौसम में जो है जनाब इसको ख़ास तौर पर जो है वो फलने फूलने में मदद मिलती है इस बैक्टीरिया को जो मिट्टी के अंदर होता है और ये वहाँ से जो है वो हल्की जिसामत की वजह से ये बारिश का पानी इसमें बाआसानी जो है वो माहौल में बिखेर देते हैं। इसके बाद इस पूरे इलाके में जो है वो इसकी खुशबू फैल जाती है। अब क्यों
अक्सर मतलब बंदा सोचता ही है ना कि ये मिट्टी जो है वो इसकी खुशबू कैसे आती है, और ये इफेक्ट मैं यही समझती थी कि जब बारिश होती है और मिट्टी पे बारिश की बूंदें जो है वो गिरती हैं तो एक अच्छा सा जो है वो फीलिंग इफेक्ट सा जो है वो होता है, और वो बड़े मज़े का जो है वो सुकून सी मुअत्तर सी एक खुशबू जो है मिट्टी से आती है। तो ये क्यों आती है? तो जनाब वो इसीलिए आती है कि उसमें एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया उसमें नमू पाता है, यानी कि उसकी नशोनुमा हो रही होती है, उसको हरारत और गर्मी जो है वो एक साथ मिल रही होती है, जिसकी वजह से उसके ये तमाम चीज़ें जो है वो हो रही होती हैं, और फिर वो मामला जो है वो इस यहाँ तक आते हैं कि उसकी खुशबू से जो है वो आपके माइंड को जो है वो सुकून मिलता है। हालांकि होता वो एक बैक्टीरिया है, ये खुशबू कोई परफ्यूमिंग खुशबू नहीं है, या ये खुशबू जो है वो कहीं और से नहीं आ रही होती, बल्कि एक बैक्टीरिया की नशोनुमा से जो है वो आ रही होती है, कि उसको हरारत भी मिल रही होती है, नमी भी मिल रही होती है, और वो उसमें जो है ना वो परवान चढ़ रहा होता है। तो ये तो हो गई जनाब बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू क्यों आती है, हैरत अंगेज नताइज जो है वो मैंने आपके साथ जो है वो आज शेयर किए, ये इंटरेस्टिंग न्यूज़। और इसके अलावा जनाब अब क्योंकि हमारे पास ब्रेक का टाइम हो गया, बाकी हम न्यूज़ जो है वो इंशाल्लाह कल जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, और ब्रेक के फौरी बाद जो है वो आके आपसे जो है वो मिलते हैं। तो हम स्टोरी की तरफ, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आजकल बड़ी जो है वो लफ्जी वॉर चल रही है, और ये लफ्जी वॉर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस टाइम जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन भी इख्तियार कर गई है, क्योंकि सिंध वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कहीं पे भी गलत हैं, और तहरीक इंसाफ वाले जो है वो ये मनाने पे बजिद हैं कि जी यही गलत हैं, और सारे मामला जो है वो यहाँ से ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मामला और हालात जो है सो क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर गए हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो है वो टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे ब्रेक के बाद, उनसे हम बात करेंगे इशू जो स्टोरी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्राम में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपस के जो मामलात हैं, जो लफ्जी वॉर है उस पर है, और ये मामला जो है वो अब आगे संगीन कैफियत इख्तियार करते जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो है वो ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं हुकूमत सिंध पर कि उज़ैर बलोच का जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो ताल्लुक रहा है, और जितने भी जो है वो मामलात हुए हैं इस गैंग वॉर में, जो भी मुलव्विस हैं, जितने भी लोगों की जानें गई हैं, उज़ैर बलोच ने जो है वो इन सब चीज़ों को तस्लीम किया है, और ये भी तस्लीम किया है कि उसके पीछे जो है वो बड़े हाथ मौजूद हैं। और मतलब मुख्तलिफ तरीके से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीपल्स पार्टी पर प्रेशर डाल रहे हैं, या ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उज़ैर बलोच जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही है, और उज़ैर बलोच ने जो कुछ किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सियासी रहनुमाओं की मिली भगत से किया। अब इस बात में किस हद तक जो है वो सच्चाई है, इस बात की तस्दीक करना लाजिम है, और साथ में जो है वो अलीम आदिल की करप्शन के हवाले से भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसपे हमने बात करनी है। तो हमारे साथ जो है वो रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद हैं, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बैरिस्टर साहब जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं तो हम उनसे जो है वो बात करते हैं, और बैरिस्टर आमिर साहब जो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे, जिनसे हमने जो है वो बात करनी है कि अलीम आदिल साहब के करप्शन के हवाले से बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप, ठीक ठाक हैं? जी जी फाइन। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आजकल अली जैदी साहब की तरफ से जो है मामलात और ये करप्शन के इल्ज़ामात, और साथ जो है उज़ैर बलोच का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक ताल्लुक जाहिर किया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए मेरे ख्याल से ये जो गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के और ये बातें करने से देखें अवाम के मसाइल कैसे आ गए। जी इन गुजरा को 2-2 साल हो गए हैं हुकूमत में आए हुए, और अब ये जो पुरानी JIT आ गई, JIT को अदालत में पेश होने दें, अदालत ने ही JIT बनाई है, और अदालत जो जो मुजरिम हो उसे सजा दें। अब अवाम तो अली जैदी से ये पूछते हैं कि आप 2 साल से मिनिस्टर हैं, आप कोर्ट एंड शिपिंग में क्या बेहतरी लेके आए हैं? आप ये रोज इल्जामात उज़ैर बलोच वाला ड्रामा तो कल हबीब जान ने तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर आगे खत्म कर दिया। उसने बता दिया कि हम PTI में शामिल हो चुके हैं, और PTI की ने हमारी सपोर्ट से कराची के अंदर ये सारे मामलात की, अदरवाइज ना कोई इमरान खान को कराची में दाखिल होने दे रहा था, और ना कोई इफ्तिखार चौधरी को होने दे रहा था। सर 2011 में इनके टेलीफोनिक जो बात हुई उस हवाले से उन्होंने बड़ी जो है वो एक बात की है, और ये छोटी बात नहीं है कि अमन कमेटी को PTI की सपोर्ट करने के लिए कहा गया, और 2014 में अली जैदी ने कहा अमन कमेटी के खिलाफ मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। तो आप क्या कहते हैं कि ये क्या चीजें चल रही हैं, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बीच में जो है वो क्यों घसीटा जा रहा है? देखिए वजह यह है कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोरोना के इशू के ऊपर पहली दफा सिंध हुकूमत ने लीड ली, और ये तमाम हुकूमतें नाकाम हुई समेत मरकजी हुकूमत की, तो अब उनके पास यही तरीका है कि इन्हें किसी तरह मेलाइन किया जाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के साथ खड़ी है, क्योंकि 18वीं तरमीम
आईने पाकिस्तान है और आईने पाकिस्तान के साथ पीपल्स पार्टी खड़ी है। हमने आइन बनाया, इसे रिवाइव किया, इसके साथ खड़े हैं। अब जिन लोगों को आइन से तकलीफ है, 18वीं तरमीम से तकलीफ है, वो इधर उधर के बहाने बनाते हैं। कभी वो सिंथिया रिची को ले आते हैं और कभी वो ये उजैर बलोच वाला तमाशा। भाई आपके पास अगर कोई सबूत है तो अदालतों में जाएं, हमें मुजरिम साबित करें और हम कोई नहीं इससे घबराएंगे। आप हुकूमत हैं, इदारे आपके पास हैं, लेकिन खुदा के लिए लोगों की उम्मीदों को ना खराब करें। आप 2 साल से हुकूमत में, आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, काम करें। कराची के लोग इस वक्त उनका इशू लोड शेडिंग है, ये इलेक्ट्रिक की वजह से लोग उधर, आप रोज उधर उन्हें जीआईटी सुनाते हैं। अब बताए ना, जो बिजली मांग रहा है उसे जीआईटी से क्या लेना, जो रोजगार मांग रहा है उसे सिंथिया रिची से क्या लेना, जो बंदा कहता है महंगाई कम करें उसे आपके गालम गलोच से क्या लगे। तो मैं समझता हूँ क्योंकि इस हुकूमत के पास परफॉर्मेंस नहीं है, ये इसलिए करती है। भाई अगर पीपल्स पार्टी मुजरिम है, हमें साबित करें, हमें सजाएं दें। हमारा मीडिया ट्रायल मत करें। आपके पास अदालतें भी हैं, आपके पास वकीलों की सरकारी वकीलों की फौज भी है, आपके पास हुकूमत भी है, आपके पास वजारत दाखिला भी है, वजारत कानून भी है। भाई हम मुजरिम है, हमें साबित करें। कह तो रहे हैं कि अब हम जो है वो सिंध, जो तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान है, वो भी तो सामने आया ना सर। देखिए ये इनकी बातें हैं, पहले भी बड़ी दफा ये कह चुके हैं। ये कोई उजैर बलोच वाला तमाशा आज का है। कभी ये चौधरी निसार भी कहता था मेरे पास केसेट्स है, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। आजकल किधर है चौधरी निसार, हमें तो नहीं पता। असल में ये पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये हमेशा जनरल जिया के दौर से लेके आज तक ये सिलसिला जारी है। लेकिन पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी रहेगी, आइन के साथ खड़ी रहेगी, जमहूरियत के साथ खड़ी रहेगी। और हम इनसे भी तवक्को करते हैं कि खुदा के लिए आए, मिलजुल के लोगों के मसाइल हल करें। हाँ, अगर कोई हमारे में गलत है, हमारी जमात के अंदर गलत है या आपकी जमात के अंदर गलत है, निशानदेही करें, के कानून के हवाले कर दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अच्छी बात है। हुकूमत के खिलाफ सर अपोजिशन क्यों मुनज़्ज़म होती नजर नहीं आ रही अभी तक? जी आपकी बात दुरुस्त है। इसकी बड़ी वजह यह है कि एक बड़ी अपोजिशन पार्टी PMLN है जी। और आपको पता है कि बिलावल साहब तो हर मौके पे कोशिश करते हैं कि सब लोग इकट्ठे हों और इस हुकूमत को टफ टाइम दें। आप ये भी देखती हैं, आपको पता है कि बिलावल साहब असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा एग्रेसिव रोल प्ले करते हैं, सबसे ज्यादा तैयारी के साथ आते हैं, हुकूमत को इश्यूज के ऊपर टफ टाइम देते हैं। लेकिन जो हमारे असल में अपोजिशन लीडर है वो पता नहीं किधर है। पहले उनके भाई बीमार थे तो वो बाहर चले गए, अब वो खुद बीमार हो गए। तो जब तक मियां शहबाज शरीफ साहब सीरियसली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल प्ले नहीं करेंगे और ये फैसला नहीं करेंगे कि इस हुकूमत की अपोजिशन करनी है, उतनी अपोजिशन कर रहे हैं डॉक्टर साहब जितनी इन्होंने हमारे खिलाफ 2008 से 2013 के दरमियान, आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब मीनारे पाकिस्तान में पंखे चलते थे जाके, कभी हमारे खिलाफ जुलूस निकालते थे। भाई जितनी अपोजिशन, हालांकि हमारे इत्तेहादी थे, हमारे वोटों के साथ वज़ीर आला थे, तो हमारे खिलाफ अपोजिशन करते थे। बिल्कुल अपोजिशन इनके खिलाफ करते नहीं है। अगर ये बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह। तो सर ये बताइएगा APC में कौन कौन सी जमातें शामिल होने जा रही हैं? जी देखिए, सारी अपोजिशन की जितनी पार्लियामेंटी जमातें हैं और पार्लियामेंट से बाहर भी जो सीरियसली अपोजिशन करना चाहती हैं, और ये जमातें ज्यादा हैं। अगर आप इनके वोट जमा करें, पीपल्स पार्टी, PMLN, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, ANP और बाकी ये जो बलोचिस्तान की दूसरी जमात हैं, आप इनके वोट इकट्ठे करें तो ये हम डबल वोट बनते हैं PTI से। सही। तो इसलिए कोई ये जमातें कम हैसियत की हामिल नहीं है। बिल्कुल हमने मौका दिया इस हुकूमत को। 2 साल एक बड़ा मौका होता है। हम अभी भी कहते हैं कि अगर ये परफॉर्म करना चाहते हैं तो परफॉर्म करें। अगर ये लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे तो हम इनके खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। अगर ये लोगों को 50 लाख घर देंगे, हम कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। अगर ये सस्ता करेंगे लोगों के लिए चीजें, हम कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। अगर ये पेट्रोल पेट्रोल के ऊपर जगह टैक्स लेना खत्म कर देंगे, हम कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। अगर ये झूठ बोलना खत्म कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, हम कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। सर APC का एजेंडा क्या है? आप लोगों का क्या एजेंडा है? अपोजिशन जितनी जमातें हैं जो इसमें शामिल हैं, उनका क्या एजेंडा है? एजेंडा है सबसे पहले आइन और जमहूरियत की हिफाजत, ठीक है, और उसके साथ साथ अवाम के मसाइल। सही। देखिए, हुकूमत की सियासत का जो बुनियादी नुक्ता, वो हुकूमत हो या अपोजिशन, बिल्कुल सही, उनका फर्ज है कि वो पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक उन तक पहुंच जाए, बिल्कुल, और उसके लिए उनके मसाइल को हल करे। अपनी अपनी बातें सुना, मेरे किसी को चोर कहने से या किसी के मुझे चोर कहने से लोगों के मसाइल हल नहीं होते। हम चाहते हैं कि आए लोगों के मसाइल हल करें, और अगर ये हुकूमत, यही एजेंडा अपोजिशन का है कि लोगों के मसाइल हल करें, हम उनके, और अपोजिशन का यही फर्ज है कि वो मसाइल की तरफ
तवज्जो दिलवाए। वो आप वाली बात होगी ना सर कि गड़े मुद्दे जो है वो दोबारा उखाड़ने का अब कोई फायदा नहीं है, आगे की तरफ चलना चाहिए और आगे की तरफ हम आवाम को रिलीफ कैसे दे सकते हैं ये मिल बैठ के तय करना चाहिए। आप लोगों का ये मौकफ है जहां तक बिल्कुल हम कहते हैं अपोजिशन के साथ मिल बैठ के आए, प्रोग्राम बनाएं और देखें ना अगर हुकूमत ऐसे मसाइल पार्लियामेंट के अंदर लेके आएगी कि आए पीपल्स पार्टी और नून लीग मीशत के ऊपर लोगों के लिए काम करें, आए हम महंगाई कम करने जा रहे हैं, आए हम लोगों को नौकरियां देने जा रहे हैं, आए हम लोगों को घर देने जा रहे हैं, आए हम लोगों को मसाइल को हल करें, तो कौन सी जमात होगी? और जो जमात भागेगी वो खुद नाकाम हो जाएगी, लोगों की नजर में गिर जाएगी। लेकिन अगर आप उधर बैठ के 10 साल पुरानी लड़ाइयां लेंगे कि तुम्हारे दादा ने मुझे ये कहा था, तुम्हारी माँ ने मुझे ये कहा था, आगे बढ़ने का वक्त है। मसाइल नहीं है मेरे ख्याल से, आगे बढ़े, लोगों के मसाइल हल करें। सर ये बताइए, बिल्कुल सही है सर, ये बताइएगा कि अभी जो कौमी असम्बली में स्पीकर के खिलाफ तहरीक लाने की बातें जो है वो चल रही हैं, इस हवाले से जरा थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। सबसे बड़ा असल में इशू ये है कि स्पीकर नेशनल असेंबली जो होता है वो गैर जानिबदार होता है, वो चाहे किसी पार्टी से हो, लेकिन बनने के बाद उसे दोनों तरफ के हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों को एक नजर से देखना होता है। जाहिर ड्यूटी लेकिन आपने बारहा देखा कि ये स्पीकर साहब अपनी जिम्मेदारियां, आईनी जिम्मेदारियां कमा हक्का अदा नहीं कर रहे, वो पार्टीजन है, वो एक तरफ रहते हैं, बात कभी ठीक नहीं करते। तो इस वजह से हमने कहा है कि एक अदम एतमाद अपोजिशन का स्पीकर के ऊपर है और यही बात काफी होती है। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो या ना हो, लेकिन अगर अपोजिशन उन पे अदम एतमाद कर दे, ये बात ही बड़ी होती है। स्पीकर नहीं रहता, वो फिर हुकूमत का एक मेंबर बन जाता है। तो अगर हुकूमत के अंदर थोड़ी सी भी जमहूरियत पसंदी है स्पीकर के अंदर, तो या तो वो अपने एटीट्यूड को बदलें या वो घर चले जाएं, अगर उनका ऊपर अपोजिशन एतमाद नहीं तो। सर क्या आप समझते हैं अपोजिशन टफ टाइम दे पाएगी हुकूमत को? क्या आप लोग जो है या 5 साल पूरे करने दिए जाएंगे हुकूमत को? किन सर्कमस्टांसेस पे ये चीजें जो है वो की जाएंगी, अगर की जाएंगी? अगर हुकूमत आप लोगों के साथ नहीं मिलती है, वो अवाम को जैसे आप कह रहे हैं कि अगर रिलीफ नहीं मिलता, नौकरियां नहीं मिलती हैं, कुछ और मामला होते हैं, तो फिर आप जो है वो एक तहरीक लेकर आएंगे, तो क्या होगा उसके बाद? क्या आपने हुकूमत को टफ टाइम देने का आप सोच लिया है, ठान लिया है तमाम जमातों ने, या अभी इस पे बातचीत चल रही है सिर्फ? देखिए डॉक्टर साहब, कभी भी कोई हुकूमत अपोजिशन के टफ टाइम देने या ना देने से ना ठहरती है, ना रहती है या ना जाती है। असल में अपने करतूतों पे रहती है। अगर तो उसकी परफॉर्मेंस होगी तो कोई उस हुकूमत को हटा नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि परफॉर्मेंस हो और अपोजिशन के कहने पे चली जाए? बिल्कुल, ये कभी नहीं होता। लेकिन अगर हुकूमत खुद ही पार्लियामान को पार्लियामान ना रहने दें, अपना काम ना करे, तो फिर तो उसे जान है अपने वजन से गिरेगी। हम अपोजिशन का काम होता है, अपोजिशन का यही काम है कि असेंबली के अंदर, असेंबली से बाहर, आपके मीडिया के ऊपर और आपके मीडिया के दोस्त भी सारे मिलके हुकूमत के ऊपर तनकीद ऐसी करें कि वो राह रास्त पे आए और लोगों के मसाइल हल करे। यही काम देखें अपोजिशन कर रही है, यही काम मीडिया कर रहा है, और दोनों इनकी आंखों में खटकते हैं। मीडिया अगर हुकूमत के खिलाफ बात करें तो मीडिया बंद करना शुरू कर देते हैं, उन्हें जेलों के अंदर बंद करने लगते हैं, उन्हें नोटिस आना शुरू हो जाते हैं। अपोजिशन अगर मसाइल के ऊपर निशानदेही करे तो उन्हें नैब के नोटिस आने लगते हैं, उन पे हीरोइन डाल दी जाती है, उन्हें मंशियात के मुकदमों में गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो अगर ये लोगों के मसाइल हल करेंगे तो कोई तगड़ी से तगड़ी ऑपोजिशन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोगों के मसाइल हल नहीं करेंगे तो ये जितने मर्जी तगड़े हो जाएंगे, नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। सर कश्मीर के हवाले से जरा मैं आपसे जो पूछना चाहूंगी, आपको कश्मीर का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? जाहिर है कि हम सबकी जो बातें हैं, चीजें हैं, हमारे जो एक ख्वाहिशात हैं कि कश्मीर जो है, जो हमारी शहरग है, वो हमें मिल जाए और हम प्रॉपर तरीके से कश्मीर को जो है वो आज़ादी दिलवाने में कामयाब हो जाए, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा। आखिरी 1 मिनट है सर, जरा मुझे इस पर थोड़ा सा आपका जो है वो चाहिए होगा। अगर तो मैं सच्ची बात करूं तो फिर दुखी दिल के साथ वो डिस्कस करनी होती है, एक नए टॉपिक पर जो है वो आपसे बात करनी होती है, और नए लोग जो है वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होते हैं। उनका ताल्लुक जो है वो अपोजिशन से भी हो सकता है और हुकूमत से भी हो सकता है, लेकिन अभी तो हमारे साथ ऑन कॉल अपोजिशन एक लीडर हैं, अपोजिशन रहनुमा है, जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो साफ और सच्ची और खरी बात करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। अब ये APC में जो जमातें शामिल होने जा रही हैं, क्या इसमें उनकी जमात शामिल होगी? क्योंकि अभी तक अब मैं बात जो कर रही हूँ अपोजिशन जमात की, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून।
तो ये जो मुस्लिम लीग नून है क्या एपीसी का हिस्सा बनेगी? क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लब्बैक कहेंगे और हुकूमत के खिलाफ कह लें, या हुकूमत को जो है वो टफ टाइम देने के लिए जो है वो बात कर लें? क्या ये अपोजिशन जमातें जो है वो इकट्ठी हो पाएंगी? ये हम बात करेंगे। सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत एहसान है और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुल्क के हालात अच्छे करे, अल्लाह ताला आप पे भी फजलो कर फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। सर एपीसी कौन कौन सी जमातें शामिल होने जा रही हैं? आपकी जमात इसका हिस्सा है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब राब्ते कर रहे हैं और आपको याद होगा जी कि इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तो कुछ जमातों से राब्ते किए और शहबाज शरीफ साहब से भी राब्ता किया जी जी। और सियासी जमातें एपीसी बुलाने के लिए उसूली तौर पर मुतफिक हो चुकी है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब उसी एपीसी के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं। सही। या जो भी होगा, बहरहाल वक्त का तकाजा ये है कि तमाम जमातें जी इकट्ठी हों। जी। मैं तो कहूँगा कि अगर पीटीआई के भी कुछ लोग उसमें चले जाएं, सही, क्योंकि पीटीआई के लोग भी खुश नहीं है अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से। आपको इधर उधर से आवाजें सुनाई दे रही होंगी। सही सही। आप क्या समझते हैं, पीटीआई के लोग शामिल होंगे इसमें? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब वो इधर उधर बातें करते हैं, पार्टी के अंदर में बातें करते हैं, तो फिर उन्हें एक पैगाम देना चाहिए। इसलिए कि मईशत तबाह हो चुकी है, आप लोगों को मालूम है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। और यानी मरकजी वजीर पीआईए के पायलटों के बारे में जो बयान दे कि पूरी दुनिया में पायलटों पर पाबंदी, पीआईए पर पाबंदी लगवा रहा है, रेलवे के 100 से ज्यादा हादसा हो चुके हैं, उसके वजीर साहब जनाबेली बयानबाजी कर रहे हैं। इमरान खान 100 दिन में इनकलाब लाने की बात करते थे, कर्जे ना लेने की बात करते थे, मुल्क की हालत को पहुंच गया और ये फरवरी तक पहुंच गया था। ये जो कोविड-19 है या जैसे अपना कोरोना वायरस कह लें, ये बात की बात है। इसलिए सबको इकट्ठा होके एक लाया अमल तैयार करना चाहिए और मुल्क में मिड टर्म इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक उसका रास्ता हमवार करना। सर ये सारी बातें तो आपकी ठीक हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत के बिहाफ पे या हुकूमत के लिए अपोजिशन जमातें जो है वो इकट्ठी होती नजर नहीं आ रही। अभी तक वो मामला या वो लेवल नहीं पहुंचा जहां तक बात पहुंच जानी चाहिए थी। इसकी क्या वजूहात हैं? नहीं, एक बहुत बड़ी वजह ये है जी कि जितना प्रोपेगंडा किया गया, जितना पैसा जाया किया गया, जी बिलखुसूस 2008 से लेके और 2018 तक बिलखुसूस, उसका तोड़ यही है और उसका हल भी यही है। सही। कि वो आदमी जो एक्सपोज हो चुका है, उसकी टीम एक्सपोज हो चुकी है, तो मजीद फिर उनके पास कोई बहाना ना रहे कि जी हमें तो मौका ही मिला था, हमें तो 1.5 साल पहले फारिग कर दिया गया था। वैसे तो ये इमरान खान की हुकूमत को साल पहले ही फारिग कर देना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। लेकिन पूरी अपोजिशन आईनी और जमहूरी रास्ते से हट के कोई रास्ता, कोई डगर इख्तियार नहीं करना चाहती, इसलिए कि ये मुल्क गैर आईनी इकदामात की वजह से टूट भी चुका है और ये बर्बाद भी हो चुका है। अब हम गैर आईनी रास्ता ना इख्तियार करेंगे, न करने देंगे इंशाल्लाह। सर क्या चाहती है अपोजिशन? अपोजिशन यही चाहती है कि या तो वो बैठ के बात करें और मिड टर्म इलेक्शन के लिए आगे बढ़ें, और अगर वो नहीं, वो तो अभी कहते हैं कि मैं तो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। साथ ही परसों की तकरीर उनकी ये है कि अब जनाब अली बातों से काम नहीं चलेगा और काम करो, मेरी टीम का ऐसा वो बनेगा, ब्यूरोक्रेट भी और जो काम करेगा। इसका ये मतलब है कि उन्होंने ये तो तस्लीम कर लेना कि 2 साल में बातें हुई या काम नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये अर्ज किया था एक टॉक शो में कि भाई दीमक खुर्दा लकड़ी जो है, कच्ची लकड़ी, उससे न दरवाजा बन सकता है, न खिड़की बन सकती है, न कोई छत में वो आप जो है शातीर लगा सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल डेडवुड है, ये जाया, ये इमरान खान एंड कंपनी बिल्कुल ABC भी नहीं जानते, एडमिनिस्ट्रेशन की, सियासत की, अखलाक इनमें नहीं है, गवर्नेंस इन्हें नहीं पता क्या है। ये तो एक मुसीबत है और जो भी जिस तरह भी आए हैं, जिस तरह भी लाए गए हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह किया है, गरीब आवाम की रोटी छीन ली है।
लोग जो है वो इस वक्त सड़कों पर आ गए हैं, इसमें तो कोई दो राय मौजूद नहीं है। जो मामलात और हालात हो रहे हैं, हर चीज़ महंगाई की तरफ जो है वो जा रही है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब फिर भी कहते हैं कि हम सब चीज़ें ठीक करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब तो वो 50 लाख घर का जो उन्होंने वादा किया था, वो घरों के हवाले से भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हुई हैं कि जी बिल्डर्स को भी कह दिया गया है कि वो भी जो है मामला जो है वो देखें। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, ये जो थोड़ा थोड़ा और ये जो इतना लेट प्रोसेस में काम किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान इसको ऐसे ही जो है वो सरवाइव कर जाएगा? और ये आहिस्ता आहिस्ता काम जब तक ये करेंगे तो कितने साल गुजर जाएंगे इस चीज को? देखिए, पहली बात तो ये है, कोविड-19 को ही ले लें, इनके पास कितने दिन गुजर गए हैं, टेस्टिंग कैपेबिलिटी, टेस्ट करने की सलाहियत जो कुछ पिछले दिनों में दावा किया था 10,000 पंजाब में हो गई है वगैरह वगैरह, अब वो मजीद कम हो गई है। लोगों ने हुकूमत पर एतमाद करना और अस्पतालों पर एतमाद करना छोड़ दिया, घरों में ही बैठ जाते हैं जो बीमार हो। जाहिर है, वो तो अब यही हो रहा है। अब तो आ जाइए मेडिसिन से इलाज हो रहा है। जो 50 लाख घरों का वादा है, ये चीजें एक साइंटिफिक अंदाज में साबित हो चुकी हैं कि 50 लाख घर को कराची, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान को मिला लें सारे घर, ठीक, तो भी वो 50 लाख नहीं बनते। सही। ये 50 लाख घर 5 साल में, जिसमें 2 साल गुजर गए हैं, अभी 50 लाख में से पहला घर भी नहीं बना। दूसरी बात यह है कि उनको कुछ पता नहीं है, वो उनको क्या दिया गया है, अफवाह को क्या दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को क्या दिया गया। भाई अगर प्राइवेट सेक्टर में बनाने हैं, पहले मैं फिर अर्ज करूंगा, 50 लाख क्या, 10 लाख घर क्या, 5 लाख भी इनसे नहीं बनते। सही सही। दूसरी तरफ इन्होंने बात की थी अपना रोजगार, 1 करोड़ रोजगार देने की 1 करोड़ लोगों को। 2 करोड़ बेरोजगार हो चुके हैं, ये रोजगार क्या है? ऐसा ही है, कह रहे हैं कि करोड़ों की नौकरियां निकलेंगी और मामला होंगे। अर्ज करूंगा कि यानी दुश्मन जिस तरह चाहता है कि पाकिस्तान इस तरह से तनज़्ज़ुल का शिकार हो ताकि इसके लोग उठ खड़े हों, ऐसे ही है, सूबों और मरकज के दरमियान खुदा न खास्ता झगड़े शुरू हो जाएं और पाकिस्तान टूट का शिकार हो जाए। ये हुकूमत दुश्मन के अज़ाइम पूरे कर रही है। यानी हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। पाकिस्तान को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। अंदर इमरान खान और उनकी टीम बैठी है, ये दुश्मन बहुत बड़े दुश्मन है। तो सर अगर ये दुश्मन है और मुल्क के लिए जो है वो ये नहीं सही है, मामला ठीक नहीं है, तो आप क्या समझते हैं अपोजिशन जमातें जो एक पैनल पे इकट्ठी होने की कोशिशों में है, तो नून लीग जो है वो अभी इतनी दूरी पर क्यों है? शहबाज शरीफ साहब जो है वो कोई फैसला अभी तक क्यों नहीं ले पा रहे हैं, या आने वाले टाइम में एक अच्छा फैसला जो है वो सामने आएगा? आप क्या कहते हैं? देखिए, नून लीग इत्तेफाक कर चुकी है APC, ठीक है। ये जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने राब्ता किया, उन्होंने बाकी राब्ते भी किए। मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई एतराज नहीं होगा कि बाकी तमाम लोग भी जमा हो जाएं, क्योंकि ये तो एक मुतफिका फार्मूले के तहत इंतखाबात की तरफ जाना है। सही। इंतखाबात की तरफ सही। रह गए उसके बाद इलेक्शन लड़ना, वो फिर बात की बात है कि क्या कोई 2-4 पार्टियां मिलके आपस में कोई इलेक्शन अलायंस बनाती हैं, या ये फैसला होता है कि नहीं बड़ी पार्टियां जो हैं वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ें, छोटी पार्टियां कुछ हमारे साथ मिल जाएं, कुछ दूसरी तरफ मिल जाएं। हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ी हमारा मुतालबा और हमारी कोशिश है, वो ये है कि इंतखाबात 100% गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना हो। डॉक्टर नबी अली खान, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए हमारे साथ का मुल्क है इंडिया, वहाँ इलेक्शन होते हैं, जो पोलिंग बॉक्सेस हैं वो उठा के सेंट्रल पूल में जाते हैं। सही। 1 हफ्ते के बाद गिनती शुरू होती है और कहीं गड़बड़ या रिगिंग का इल्जाम नहीं लगता। सही। हमारे यहाँ इतना अच्छा कायदा कानून तरीका बन चुका है कि उसी दिन उन्हीं 2-3 घंटों में गिनती हो जाती है। जी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन रिजल्ट ना अनाउंस कर सके और पोलिंग बूथ से और पोलिंग स्टेशनों से जो पोलिंग एजेंट से उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाए और मर्जी के रिजल्ट बनाए जाएं, तो फिर क्या हो सकता है? ठीक है। इसलिए अपोजिशन ये चाहती है और अपोजिशन इस बात पर मुतफिक है, और जब ये अपोजिशन में थे मौसूम इमरान खान साहब, वो भी यही कहते हैं।
कि इंतखाबात गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और शफाफ होने चाहिए और पाकिस्तान का निज़ाम बेहतरीन है, कहीं से मुदाखलत ना हो, अपोजिशन यही चाहती है। और अगर खुदा न खास्ता एक बात मैं यहाँ पेश गोई भी करूँ और ये एनालिसिस भी है और तारीख भी यही सबक देती है कि इस दफा अगर खुदा न खास्ता किसी ने गड़बड़ की कोशिश की तो बहुत बुरे नताइज निकलेंगे, बहुत खतरनाक नताइज है। मतलब ऑपोजिशन ने कमर कस ली है, अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। आप लोगों ने इस चीज का इरादा कर लिया है कि हुकूमत को जो है वो ये समझाना पड़ेगा कि अब मामलात और हालात वैसे नहीं है कि जैसे जो है वो आप समझ रहे हैं, इसलिए आप टफ टाइम देने के लिए भरपूर तरीके से जो है वो तैयारी पर हैं। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि तैयारी कर ली है, लेकिन तैयारी पर हैं और इसकी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इसको लीड कर रहे हैं और मौलाना साहब जब भी किसी चीज़ में जो है वो एंटर होते हैं तो वो बीच में से निकल के कहीं चले जाते हैं, उनकी समझ नहीं आती कि वो दरमियान में हर चीज़ जो है वो छोड़ जाते हैं। ये क्या होता है, ये इसका भी मैं जवाब आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है। वो बीच में हर चीज़, हर मामले को जो है वो प्रॉपर मतलब पाया तकमील तक पहुंचा नहीं पाते हैं और दरमियान में से कहीं गायब हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि ये APC जो ये एक चीज़, एक तहरीक लेके चले हैं, इसमें से भी कहीं दरमियान में से निकल जाएंगे? देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि हुकूमत को समझाना पड़ेगा। हकीकत ये है, मैंने अर्ज किया ना कि जब टॉक शो से बाहर निकलते हैं हमारे PTI के दोस्त, हमारे साथ बात करते हैं तो ये बात उन सब की समझ में आ चुकी है कि हम नाकाम हो चुके हैं। सही। उन्हें पता है कि PTI नाकाम हो चुकी है। सही। समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाहर से उनके कुछ लोग एतराफ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं एतराफ के हमने डिलीवर कर सके, भाई कर रहे हैं, खुले खुले एतराफ कर रहे हैं। ठीक। दूसरी बात यह है तैयारी। तैयारी अवाम बिल्कुल तैयार है, ठीक, लेकिन अपोजिशन जो है थोड़ा सा और, मुझे नहीं मालूम 4 महीने और देना चाहती है, 6 महीने और देना चाहती है, 3 महीने और देना चाहती है, ये फैसला हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन इसे फितरी रास्ता इख्तियार करना चाहती है। रह गई मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात, तो मौलाना साहब ने जो पिछली दफा धरना दिया था उसमें हमें साथ लेके पूरी तरह से इत्तेफाक राय से उस धरने का फैसला नहीं हुआ था। मौलाना साहब ने धरने का ऐलान किया, शुरू कर दिया। हम लोगों ने अखलाकी उन्हें हिमायत का यकीन दिलाया था तो वो सपोर्ट की। ठीक है जी। फिर वो आपको पता है चौधरी शुजात साहब भी बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा वहाँ हमला करने की भी उनका मंसूबा था। PTI का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन यही लोग थे। इसके अलावा और भी कुछ मंसूबे थे। बहरहाल वो जो भी मुज़ाकरात हुए, मौलाना चले गए। अब मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि मौलाना का पूरा हम एहतराम करते हैं, वो सियासी तौर पर बड़े बेदार आदमी हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन इस मामले को मौलाना लीड नहीं कर रहे। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी APC बुला रही है, या तो ये उसी का हिस्सा बनेंगे। ठीक है। और अगर इन्होंने भी अलग कोई APC बुलाने की कोशिश की तो फिर हो सकता है कि हमारी पार्टियों का कोई वहाँ लोकल नुमाइंदा उसमें शामिल हो। लेकिन जो बड़ी APC होनी चाहिए और होगी इंशाअल्लाह, उसमें तमाम पार्टियों के सरबराह शामिल इल्ला ये कि किसी पार्टी का सरबराह कोई बहुत बीमार हो या कुछ हो, ठीक है, सब सरबराह शामिल होंगे। ठीक है। वो एक लाया अमल मुरतब करेंगे और फिर इंशाल्लाह उसके मुताबिक चीजें आगे बढ़ेंगी। सर, मुझे जो है वो आपको पता है कि यौम शहदाए कश्मीर के हवाले से आज का दिन जो है वो मंसूब है, तो इस हवाले से मैं अगर कश्मीर के हवाले से आपसे सवाल करूं, आपका दौर था, उससे पहले का दौर था, ये कश्मीर का मसला जो है वो कब से चलता आ रहा है और आज तक जो है वो इसका कोई सलूशन हमारे पास मौजूद नहीं है। अब आप कश्मीर का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मैं पिछली सारी बातें छोड़ दूं, मैं मुस्तकबिल की बात करूं तो कश्मीर का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए डॉक्टर नबी अली खान, पिछली बातें हम छोड़ नहीं सकते। वो सर अब तो जो हो गया उस पर तो हम जो है वो उसको साथ बातें नहीं, वो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन देखें आप क्लिंटन के साथ मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब की बात सुनेंगे, आप वो रिकॉर्ड पर भी आ गया कि भाई कश्मीर हल करने में किरदार अदा करो। चीन के साथ जाते हैं तो भाई मसला कश्मीर हल करने में किरदार अदा करें। ठीक है। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ नवाज शरीफ बैठे हैं तो मसला कश्मीर हल करने की तरफ जब आ गए, मायदा लाहौर हुआ, उसके बाद उसको सबूटाज किया गया ना कारगिल से। अब मैं आ रहा हूँ इस बात पर कि काश वो ना होता। सही। अब सूरत हाल जहाँ पहुँच चुकी है उसमें पहली बात यह है कि पाकिस्तान अंदर से पूरी तरह से मजबूत हो, इक्तिसादी लिहाज से भी, आईनी और जमहूरी लिहाज से भी। यहाँ कोई ये ना कहे कि जी हम
किस से मुज़ाकरात करें, फलां जो है उनके पास तो इख्तियारात नहीं है, फलां के पास इख्तियारात हैं, सही, और सही। वो मुंतखब लोग नहीं हैं। ये बात खत्म हो जाए, सारी दुनिया को मालूम हो कि यहाँ मुज़ाकरात जो हैं वो सिविलियन लीडरशिप जो मुंतखब है और पार्लियामेंट की बालादस्ती है उसमें हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप दूसरी बात, साथ ही इक्तिसादी तौर पर पाकिस्तान की मजबूती, और इसके साथ ये दो बातें जब हो जाएंगी तो फिर बैन अवी सतह पे भी हमें सपोर्ट मिलेगी। ठीक है। जब तक हमारे अंदर का ये हाल होगा उस वक्त तक हमें बैन अवी सपोर्ट भी नहीं मिल सकती। भारत के अंदर के हालात अच्छे नहीं है, जो मैं दो बातें और तीन कर उतरूं, भारत के अपने अंदर के हालात अच्छे नहीं है। सही। अब उसका वो इमेज मोदी ने जो था पहले वो खत्म हो गया है, लेकिन अब भी दूसरे मुल्कों के भारत के साथ इक्तिसादी मफादात हैं। फिर अभी भी वो जमहूरियत है, वहाँ कोई जमहूरियत गुरेज कदम ऐसा नहीं हुआ कि जी जमहूरियत उन्होंने खत्म करके वहाँ खुदा न खासा मार्शल लॉ लगा दी, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस हवाले से अभी तक जमहूरी दुनिया में भारत का एक असर है। सही। तो उस असर को बराबर और काउंटर करने के लिए हमें उनसे बेहतर यहाँ जमहूरियत, बेहतर हमें काम, अच्छी मईशत और अच्छी जो है वो हिकमत अमली खारजा पॉलिसी जो है वो अच्छी पॉलिसी बनानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का प्रोग्राम में, और आपने जो कश्मीर के हवाले से एक पॉलिसी के मरतब होने की बात की है कि इसको जो है वो अब सही और वाज़िया तौर पर जो है वो इसके लिए पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए, तभी हम जो है वो कश्मीर के लिए जो है वो कुछ कर पाएंगे। बातों से अब कश्मीर का कुछ होने वाला नहीं है। जाहिर है कि अगर हमें कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करनी है तो हमारे अमल से भी साबित होना चाहिए कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। ये मेरी हुकूमत से भी और अपोजिशन से भी, तमाम अपोजिशन जमातों से भी अपील है कि जहां आप हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जो है वो एक पैनल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर अगर सारी जमातें मिलकर कश्मीर के मसले को जो है वो आलमी प्लेटफॉर्म पे उठाएं और ये तमाम लोग जो है वो इकट्ठे एक पैनल पर आ जाएं, सारी अपनी जो है रंजिशें छोड़ के, लफ्जी वॉर छोड़ के, ये तमाम चीज़ें एक साइड पर रखकर, तो मैं समझती हूँ कि शायद कश्मीरियों को जो है वो इंसाफ मिलने में ज़्यादा देर जो है वो नहीं लगेगी। असल में हम एक पेज पे इकट्ठे ही नहीं हो रहे हैं। जब तक हम एक पेज पे इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमारे मसाइल का हल जो है वो हमें नहीं मिलेगा और कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिलेगा। बहरहाल कश्मीर पर स्पेशल बात करेंगे, स्पेशल जो है वो आपको रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जब हम वापस आते हैं तो कश्मीर के मौजू के हवाले से, यौम शहदाए कश्मीर के हवाले से जो है वो हम बात भी करेंगे, और हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल सीनियर रहनुमा भी शामिल होंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे। वो बताएंगे कि आगे का लाए अमल क्या है, कश्मीरियों की आज़ादी में जो दरपेश मसाइल हैं वो किस तरह हल हो सकते हैं, और हमारे साथ मिल बैठकर जो है वो इसका सोल्यूशन जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज यौम शहदाए कश्मीर है और इस हवाले से हम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। हमारे अल्फाज, हमारी वो तकलीफ़, वो दुआ जो हम अल्लाह से करते हैं कश्मीर के लिए कि अल्लाह ताला निहत्ते कश्मीरियों पर जो है वो रहम फरमाए, करम फरमाए, और जिस तरह बग़ैर किसी हथियार के ये निहत्ते कश्मीरी जो है वो अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। मोदी सरकार के मजालिम और RSS के जो गुंडे हैं, जो उनका एक एम है कि कश्मीर पे कब्जा करके वो इसको जो है वो हिंदुआना तरीके से जो है वो चलाएं और वहाँ पे तमाम हिंदू नज़र आएँ और कश्मीरी जो है वो अपना हक़ खुद इरादियत जो है उससे सुबकदोश हो जाए, तो ये कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि कश्मीरी जो है वो अपनी जान के नजराने पेश करके अपने कश्मीर की हिफाजत कर रहे हैं, और वहाँ पर लाखों की तादाद में जो है वो इतने लोग जो अपनी जानों के नजराने जो है पेश कर गए हैं। बहुत से हुर्रियत रहनुमा हैं जिनको नज़र बंद कर लिया गया है। गुज़श्ता दिन भी जो है वो एक वाक़या पेश आया, और ये जो है वो बर्बरियत ज़दा सोच, श्रीनगर के एक घर की तलाशी के दौरान अहले खाना की चीखों पुकार की परवाह ना करते हुए वहाँ के जो एक रहनुमा है अशरफ सराई साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और कुछ अर्सा कबल एक नाम निहाद ऑपरेशन के दौरान महसूर कश्मीरियों पर तैनात दरिंदा सिफ्त फौज के एहलकारों ने अशरफ सराई के नौजवान बेटे जुनेद सराई को शहीद कर दिया था। ये एक वाक़या जो है वो गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो वहाँ पर पेश आया है, और इसी तरीके से जो है वो जुल्म और बर्बरियत जो है वो अपने अरूज पर है, और अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश है और तमाम आलम इस्लाम भी खामोश है। अब आगे कश्मीर का मुस्तकबिल क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं इंजीनियर मुश्ताक साहब, सीनियर रहनुमा है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इंजीनियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप मेरी बात सुन ही रहे थे। मैं चाहूंगी कि आज यौम शहदाए कश्मीर के हवाले से क्या कहेंगे आप? असल में तसलसल से जारी है ये जालिम जाबिर और इन जो नाजायज काबिज ने हमेशा कश्मीरियों के जो हुर्रियत जज्बे हुर्रियत है उसको पामाल करने के लिए जुल्म जबर का हर बार आजमाया, लेकिन उनको हमेशा रुसवाई मिली। आज के दिन के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की जो मौजूदा, जो आपने फरमाया कि जो मौजूदा हुकूमत है वो उस अक्सरियत को डेमोग्राफी चेंज करने के लिए उन्होंने जो खुसूसी हैसियत खत्म की और इस डेमोग्राफी को वो चेंज कर रहे हैं। ये तमाचा है यूएनओ पे, क्योंकि इसकी जमानत दी है, मसले कश्मीर हल करने की जमानत दी है यूएनओ ने। अगर वहां खुदा न खास्ता अक्सर ये चेंज हो गई, कश्मीरी अकलियत में तब्दील हो गए, फिर किस काम की रहेगी ये जो ये रायशुमारी होगी। लिहाजा दुनिया को बड़ी नोटिस लेनी चाहिए। पाकिस्तान ने यूएनओ से मुतालबा किया है और दुनिया के जो लॉर्ड्स बने हैं, जो जमहूरियत के चैंपियन बने हैं, उनसे उन्होंने गुजारिश की है कि आप नोटिस ले ले। अगर उन्होंने नोटिस नहीं ली, वो वाजगाब अल्फाज में कहे, तो दुनिया कहे कि नहीं जी हमने इस मसले कश्मीर को हल नहीं करना, तो कश्मीरी कुछ और सोचे। आज के दिन के हवाले से मैं अर्ज करूं, ये सिर्फ ये 13 जुलाई 1931 में ये सानिया पेश आया। इससे पहले 1832 मांग जो मौजूदा आजाद कश्मीर में, वहां 15 कश्मीरियों की खाले खींची गई। फिर 13 जुलाई 1931 से लेकर आज तक 10 लाख कश्मीरी अपनी बुनियादी हक आजादी और अपने हुकूक की पासदारी के लिए जानों का नजराना पेश किया। बरसगीर में अभी नजरिया पाकिस्तान की करारदाद भी पास नहीं हुई थी कि कश्मीर में हिंदू डोगरा के खिलाफ मुसलमानों ने कश्मीर में अपने पाक खून से पाक करारदाद पेश कर ये पाक करारदाद थी। जम्मू कश्मीर में अक्सर मुसलमानों के और हुक्मरान उन आयाम में हिंदू डोगरा था। मुतसिफ हिंदू डोगरों ने, जो इस वक्त आरएसएस की हुकूमत है वहाँ, मुतसिफ हिंदू की हुकूमत है और उनके कारण जो वो कर रहे हैं वो वही भी कर रहे थे। जुल्म जबर की तमाम हदें पार की, कश्मीरी मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मशरू किया और आज भी वही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कई मुकद्दस मुकामात को आग लगा दी और मजहबी आजकल कोई भी नमाजों पर पाबंदी लगी है पहले ही। अब तो दुनिया को इज्जत का सामना करना पड़ा लॉकडाउन का। यही बात है कि जुल्म का कौन सा ऐसा पहलू है जो कश्मीर में नजर नहीं आता और पूरी दुनिया पे खामोश है। हर एक जुल्म का जज्बा उन्होंने आजमाया भारत ने। वो कोई भी जुल्म का जज्बा, आप बिल्कुल बहन बजा फरमा रही है, कोई भी जुल्म जबर का अखबार नहीं है वो जो उन्होंने नहीं आया, लेकिन अज़म को वो नहीं तोड़ सके। लेकिन अल्लाह का करम है कि वो अज़म को नहीं तोड़ सके और वही अज़म है। उन्होंने उस वक्त बदर से शुरू होने वाला सफर, उस वक्त 13 जुलाई 1931 को जो अजान शुरू हुई, एक ने अल्लाह अकबर किया, दूसरे ने अल्लाह उसको शहीद किया गया, दूसरे ने किया और अजान उन्होंने मुकम्मल की। वो अजान इस वक्त मुकम्मल हो रही है और भारत ये जान दे और सब इदारों को समझना चाहिए। उन्होंने 47-48 में जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके मुताबिक 3.5 लाख कश्मीरियों को शहीद किया गया। जम्मू में कई हजारों औरतों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए दरिया में छलांग मारी। ये तसलसल जारी रहा। गांव कत्ल मैस्कर हुआ, कत्लेआम हवल में हुआ, हदवारा में हुआ, बिजबिहारा में हुआ, हर जगह हुआ। लेकिन कश्मीरी झुके नहीं, बिके नहीं। इसके अलावा मैं जो अब बात करना चाहता हूँ सही बात, इस गलत फहमी का अजाला के लिए, बाकी तो लोगों को मालूम है तारीखी वाक़ात जो उनको मालूम है। ये भारत कह रहा है कि कबाइल आए और हमें जवाज मिला जब कबाइल आए, इसीलिए हमने मतलब 1947-48 में भारत ने कबाइलों के कश्मीर दाखिल होने और उनकी तरफ से कत्ल गारत के झूठे प्रबंधन को जवाज बनाकर कश्मीर में फौजकशी की। जबकि हकीकत ये है, जो मैं
बाशगाफ करना चाहता हूँ। ये आम लोग इस भारत के इस झूठे प्रोपेगेंडे में आ रहे हैं। ये यहाँ भी कुछ दानिश्वर कह रहे हैं, जबकि हकीकत ये है जो पोशीदा रखी गई है कि महाराजा ने पूछ मीरपुर और दूसरे इलाकों में मुतअस्सिब हिंदू महाराजों के ताउन से पहले फौज कशी करके तबाही फैला दी थी। मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। यही फौजी मुसलमानों के जम्मू में भी मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। यही दुनिया देख रही है ये सब चीजें, ये मजालिम, ये तकलीफ, ये परेशानी पूरी दुनिया देख रही है। मानते क्यों नहीं है इस पर? मैं तारीख को दुरुस्त कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं ना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी कबाइल गए वहां तो फिर भारत को फौज कशी करने का नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। बल्कि उन्होंने पहले ही फौज कशी की थी मीरपुर, यहाँ जम्मू में कत्लेआम मुसलमानों का। फिर कुछ कबाइल आए, उन्होंने वो क्या है कि साहब कुछ फौजियों ने कबाइलों को महाराजा को सबक सिखाने के गरज से कश्मीरी मुसलमानों के मदद के लिए तो भारत का पहला जो है वो पहला काम है। जी हमेशा भारत ने क्या किया, भारत ने पाकिस्तान को बदनाम कर किया। हालांकि ये मास मूवमेंट है। उन्होंने क्या उनके हवाले दूं, उनकी इंटेलिजेंस, ये इस्लाम का खौफ है, इनको इस्लाम का खौफ है। ये मुसलमानों पे मजालिम जो ढाते हैं कि ये पता नहीं इस्लाम से कि इकट्ठे हो जाएंगे। उनकी आपकी वसालत से, क्योंकि आपके टीवी के बड़े व्यूअर्स है, मैं वाजगाफ करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया, वो पाकिस्तान और तहरीक आजादी को बदनाम करने के उनकी इंटेलिजेंस ने खुद ये इंकिशाफ किया कि वहाँ के